मैं डॉक्टर अरुण व्यास, एसोसिएट प्रोफेसर जियोलॉजी, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डिडवाना। विद्यार्थियों, आज के इस व्याख्यान में बीएससी पार्ट थर्ड तथा एमएससी प्रीवियस जियोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रक्चरल जियोलॉजी से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक फॉल्ट्स का रिकॉग्निशन, यानी फील्ड में जब कोई जियोलॉजिस्ट वर्क करने जाता है जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो किताबों में जो कुछ उसने फॉल्ट्स के बारे में पढ़ा है, उन फॉल्ट्स को वो फील्ड में कैसे रिकॉग्नाइज करे, उससे संबंधित ये आज महत्वपूर्ण टॉपिक जिसमें मैं आपके साथ जानकारी साझा करूँगा। पहले हम इस व्याख्यान पर आपको जानकारी दें, उससे पहले कुछ स्लाइड्स में आपको डायग्राम के मार्फत समझाने का ये प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से फॉल्ट्स या भ्रंश जियोलॉजिकल फील्ड्स में दिखाई देते हैं। यहाँ आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, यहाँ पर फॉल्ट्स दिखाए गए हैं। ये फॉल्ट कोर, इसमें इस साइड में भी आप देख सकते हैं डैमेज कोर, और ये डैमेज कोर, डैमेज जोन इस तरह पे और इस तरह भी डैमेज जोन है, और ये इंटैक्ट हॉस्ट रॉक इधर इस साइड में दिखाई गई है, और ये इंटैक्ट रॉक इस साइड में दिखाई गई है। तो ये फॉल्ट जोन के डैमेज जोन जो हैं वो इस साइड में दिखाए गए हैं, और ये फॉल्ट का कोर दिखाया गया है। इस तरह से फील्ड में फॉल्ट दिखाई देते हैं। इस दूसरे चित्र में भी आप देख सकते हैं किस तरह से ये फॉल्ट प्लेन, उसके अलोंग ये एक और फॉल्ट प्लेन, इसके अलोंग फॉल्टिंग हुआ है, और यहाँ फॉल्ट की साइज़ कितनी बड़ी है उसको आप इस अंदाज से समझ सकते हैं कि यहाँ ये जो ऑब्जर्वर है वो खुद खड़े हैं, और आउटक्रॉप कितना बड़ा है वो इसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इस स्लाइड में भी आप देख सकते हैं ऑब्जर्वर जो खुद खड़े हैं नीचे यहाँ पर, और ये फॉल्ट प्लेन है। इस फॉल्ट प्लेन के अलग ये देखिए इस तरह से फॉल्टिंग हो रखा है। तो ये भ्रंश किस तरह से फील्ड में दिखते हैं। ये आदमी यहाँ खड़े हैं जो उनकी साइज़ के कंपैरिजन में आप समझ सकते हैं कितना बड़ा बिग फॉल्ट ये यहाँ इस चित्र में दिखाया गया है। यहाँ एक बार फिर आप देखिए ये फॉल्ट प्लेन है, इस फॉल्ट प्लेन के अलॉन्ग इस तरह से फॉल्टिंग हुआ है। इसमें भी आदमी की साइज स्केल के रूप में काम कर रही है। इतना बड़ा फॉल्ट है, उस बड़े फॉल्ट के सापेक्ष आदमी जो खड़ा है वो अपनी साइज के आधार पर हम इसको समझ सकते हैं कितना बड़ा फॉल्ट इसमें फील्ड में ये है। यहाँ आउटक्रॉप दिखाया गया है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि फॉल्ट जो है दिखाई दे रहे हैं। ये फॉल्ट प्लेन है, इस फॉल्ट प्लेन के अलॉन्ग ये इस प्रकार से फॉल्टिंग हो रखा है। दिस इज फॉल्ट प्लेन। तो ये आगे के इस चित्र में आप फिर देखिए दो फॉल्ट के चित्र बताए गए हैं। ये फॉल्ट प्लेन है, और इस फॉल्ट प्लेन में आप देख सकते हैं यहाँ इस तरह से फॉल्टिंग हुआ है। जबकि इस चित्र में भी आप देखिए ये फॉल्ट प्लेन दिखाई दे रहे हैं इसमें, और इनके अलॉन्ग यहाँ पर फॉल्टिंग नज़र आ रहा है। तो ये कुछ डायग्राम्स थे जिसके माध्यम से हमने आपको ये समझाने का प्रयास किया कि फील्ड में जो फॉल्ट या भ्रंश हैं वो कैसे दिखाई देते हैं। अभी तक आपने टेक्स्ट बुक में फॉल्ट्स क्या हैं, कैसे बनते हैं, फॉल्ट्स की मॉर्फोलॉजी क्या होती है, फॉल्ट्स के क्या क्या पार्ट होते हैं, कितने प्रकार के फॉल्ट होते हैं, इन सब के बारे में आपको पूर्व के व्याख्यानों में जानकारी दी गई थी। लेकिन आज इस व्याख्यान में आपको ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है फॉल्ट को फील्ड में कैसे रिकॉग्नाइज करें, कैसे उनको पहचानें। तो भ्रंशों की पहचान से संबंधित ये व्याख्यान भ्रंशों को निम्नलिखित रीतियों से पहचाना जा सकता है। नंबर 1, क्षेत्र में भ्रंशों के अवलोकन द्वारा। जो भी हमने आपको स्लाइड में दिखाया, सीधे आउटक्रॉप जो हैं वो आपको दिखाई देते हैं, उनका अवलोकन करते हैं, और वो सीधा फॉल्ट प्लेन अगर हमको नज़र आता है, और जो फॉल्ट प्लेन के अलॉन्ग जो
ब्लॉक मूवमेंट होता है, तो वो अगर आपको स्पष्ट दिखाई देता है तो उसके आधार पर आप फॉल्ट को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। राजमार्गों यानी हाईवेज तथा सड़कों के कटाव या काट जो होते हैं एक्सपोजर्स, माइंस यानी खदानों, रेल मार्गों के काटों या कटाव जो होते हैं, तथा पहाड़ियों में भ्रंशों को सीधा अवलोकन करके पहचाना जा सकता है। ऐसे स्थलों में भ्रंश पाथ तथा भ्रंश के उन्मन यानी डाउन थ्रो साइड और हेड ऑफ द फॉल्ट का सीधा अवलोकन करके भ्रंश की उपस्थिति ज्ञात की जा सकती है। अभी पिछली जो कुछ स्लाइडें दिखाई उसमें आपको इस प्रकार सीधा ऑब्जर्वेशन के मार्फत फॉल्ट का पता लग सकता है। लेकिन कई बार फॉल्ट इतना बड़ा होता है कि आपके आँखों के सामने वो पूरा नज़र नहीं आता है। अभी पहले कुछ स्लाइडों में आपने देखा कि आदमी जो खड़ा है वो खुद उस फॉल्ट के सापेक्ष कितना छोटा नज़र आता है, लेकिन इससे भी बड़ा फॉल्ट अगर है और आपके आई साइट से भी बियॉन्ड उसकी अगर लिमिट एक्सटेंशन की है, तो फिर हम स्ट्रक्चरल डाटा जो लेते हैं स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में, उसके इंटरप्रिटेशन जो जियोलॉजिकल मैप है उसमें हमको फॉल्ट नज़र आ सकता है। यहाँ आप नीचे देखिए जो दूसरा पॉइंट बताया गया है, शस्त्रों की पुनरावृत्ति द्वारा भ्रंशन यानी फॉल्टिंग के कारण शस्त्रों की पुनरावृत्ति हो सकती है। यानी किसी फील्ड में आप जाएंगे और अगर वहाँ फॉल्टिंग हो गया है तो वहाँ जो फॉल्ट है वो आपको नज़र तो नहीं आ रहा है, लेकिन उस फॉल्टिंग के कारण उस जियोलॉजिकल फील्ड में जो बैट्स का क्रम है उस बैट्स में कुछ क्रम वापस पुनरावृत्त हो सकते हैं, यानी रिपीटेशन ऑफ द बैट्स। तो रिपीटेशन ऑफ द बैट्स इन दैट पर्टिकुलर एरिया मे शो दैट फॉल्ट में बी देयर। यहाँ इसको समझाने की कोशिश की गई है। आप देख सकते हैं इस चित्र में अगर हम क से ख की तरफ जाएं तो हमको जो बैड मिलते हैं, आप यहाँ देखिए अ ब स द, उसके बाद वापस अ ब स और द, तो 2 बार रिपीट हो रहे हैं। अ ब स द 4 बैड, द के बाद वापस अ ब स द। तो ये जो भ डैश भ और भ डैश का जो प्लेन है ये फॉल्ट प्लेन है। इस फॉल्ट प्लेन के अलोंग रिपीटेशन ऑफ द बैड है। अ ब स द यहाँ पे भी है और अ ब स द यहाँ पर भी है। तो ये जो रिपीटेशन ऑफ द बैड्स हैं अ ब स द अ ब स द, इस प्रकार की पुनरावृत्ति से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भ डैश भ्रंश के कारण अ ब स द संस्करणों की पुनरावृत्ति हुई है। इस प्रकार की पुनरावृत्ति को सममित पुनरावृत्ति या सिमेट्रिकल रिपीटेशन कहते हैं। तो whenever we see such type of repetition of the bats in the field, then we can say that this area may show faulting. इसी तरह से omission of the bats, रिपीटेशन ऑफ द बैट तो हमने देखा पुनरावृत्ति शस्त्रों की है। इसी तरह से अगर शस्त्र लुप्त भी हो जाते हैं फील्ड में या ओमिशन ऑफ द बैट, तो वो भी एक तरह से उस एरिया में फॉल्टिंग का संकेत करते हैं। यहाँ इसमें हम स्लाइड में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। भ्रंशन के कारण यानी फॉल्टिंग के कारण शस्त्र लुप्त हो सकते हैं। पिछले वाले क्राइटेरिया में हमने देखा कि भ्रंशन के कारण जो शस्त्र हैं उनकी पुनरावृत्ति होती है, यहाँ उसका रिवर्स है। भ्रंशन के कारण शस्त्र लुप्त हो सकते हैं। चित्र में यदि कोई व्यक्ति क से ख की तरफ, यहाँ ये देखिए क से ख की तरफ अगर मूव करता है तो वो यहाँ देखिए अ ब स द और ई, उसके बाद स द और ई, यानी अ ब और स द और ई के बाद यहाँ सीधा स द और ई है, यानी अ और ब का यहाँ ओमिशन हो गया, लुप्त हो गए। तो इस तरह से आप देखिए कि ये जो है फॉल्ट प्लेन है, ये फॉल्ट प्लेन है। इस फॉल्ट प्लेन के इधर इस साइड में अ ब स द ई और फॉल्ट प्लेन के इस तरफ स द और ई, यानी अ और ब मिसिंग हो गए। तो ये इस तरह से मिसिंग होना, बैट्स का ओमिशन होना, विलुप्त होना, वो भी फॉल्ट होने के संकेत करते हैं।
तो यहाँ पर हमने इस चित्र के माध्यम से ये समझा कि फील्ड में अगर हम किसी पर्टिकुलर एक लाइन को फॉलो करते हुए जाएंगे और अगर बैट्स जो हैं उनकी पुनरावृत्ति के बजाय एक सीक्वेंस के बाद कुछ बैट रिपीट होते हैं और कुछ बैट गायब हो जाते हैं, तो ये लुप्त होना बैट्स का वो भी फॉल्ट होने का संकेत करते हैं। इसके अलावा संरचनाओं का एकदम से समाप्त होना, कोई भी जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स हैं जैसे डाइक्स हैं या मान लीजिए कोई पुराना भ्रंश है फोल्ड पहले से ही, या फोल्डेड एरिया है तो फोल्ड्स हैं, तो इस प्रकार से एकदम से कोई एब्रप्टली कोई स्ट्रक्चर है वो समाप्त हो जाता हुआ दिखता है, तो उसको भी हम फॉल्टिंग से जोड़ सकते हैं। यहाँ आप देखिए कि इसमें ये वाला जो चित्र है इसमें ये डाइक है, ये डाइक ऑल ऑफ सडन यहाँ आके समाप्त हो गई, तो ये इस फॉल्ट प्लेन के अलोंग यहाँ डाइक का समाप्त होना संकेत करता है कि ये फॉल्ट प्लेन है, इसलिए ये आगे आपको इसका पार्ट नज़र नहीं आ रहा है, ये विस्थापित हो गया कहीं और चला गया है। इसी तरह से इसमें आप देखिए कि ये जो है इस एरिया में यहाँ पर एब्रप्टली भ्रंश के कारण प्राचीन भ्रंश लुप्त हो गया है। फॉल्टिंग एरिया में एक से अधिक बार हुई, तो जो पहली स्टेज में जो फॉल्ट था वो एकदम से एब्रप्टली वो भी मिसिंग हो गया है। तो इसमें आप देखिए भ्रंशन के कारण डाइक, प्राचीन भ्रंश और वलन, इसमें ये फोल्ड है, ये फोल्ड एकदम से यहाँ आपको एब्रप्टली फिनिश होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये एकदम से विलुप्त हो गए, तो इनको समझ सकते हैं कि इस कारण ये वहाँ फॉल्टिंग हो सकता है और ये फॉल्टिंग के कारण एब्रप्टली ये वहाँ से अचानक विलुप्त हो जाते हैं। इसके अलावा फॉल्ट प्लेन पर पाए जाने वाले कुछ ऐसे करैक्टर्स हैं, फील्ड में आपको फॉल्ट तो नज़र नहीं आया लेकिन फॉल्ट का प्लेन, फॉल्ट प्लेन यानी वो प्लेन अलोंग विच देयर इज ए सम मूवमेंट ऑफ द ब्लॉक्स, फ्रैक्चर फॉलोड बाय ब्लॉक डिस्प्लेसमेंट, तो अलोंग विच प्लेन ब्लॉक हैव मूव्ड अपार्ट, तो उस प्लेन को फॉल्ट प्लेन कहते हैं। उस फॉल्ट प्लेन पे कुछ ऐसे करैक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जो हमको अगर दिखाई दें तो हम कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में फॉल्टिंग है या फॉल्ट वहाँ हो सकता है। वो कौन कौन से करैक्टर्स हैं? सबसे पहला है फॉल्ट ब्रेक्सिया यानी भ्रंश संकोणास्म। शस्त्रों के भ्रंशतल पर संचलन यानी मूवमेंट होने के कारण शैल कोणीय टुकड़ों के रूप में टूट जाते हैं। ऐसे टुकड़ों के सीमेंटीकरण होने से भ्रंश संकोणास्म निर्मित होते हैं जो कि भ्रंशतल पर पाए जाते हैं। तो ये जो फॉल्ट ब्रेक्सिया है, दिस इज ए सम सॉर्ट ऑफ रॉक, वो फॉल्ट प्लेन के अलोंग क्रशिंग होता है मूवमेंट के साथ, तो उसमें जो एंगुलर जो फ्रेगमेंट्स होते हैं वो वापस किसी सीमेंटेशन के कारण बॉन्डिंग के साथ रॉक में तब्दील हो जाते हैं। उस रॉक को हम, चूँकि एंगुलर मूवमेंट्स इसमें फ्रेगमेंट्स हैं इसलिए उसको ब्रेक्सिया बोलते हैं, और फॉल्टिंग के कारण बना है तो इसको हम फॉल्ट ब्रेक्सिया बोलते हैं। तो अगर किसी फील्ड में हमको फॉल्ट ब्रेक्सिया मिले तो वो फॉल्ट ब्रेक्सिया फॉल्ट प्लेन के आसपास बनती है, तो फॉल्ट प्लेन के अलोंग इस प्रकार की फॉल्ट ब्रेक्सिया चट्टान अगर हमको पाई जाती है तो वो संकेत करती है उस क्षेत्र में फॉल्ट होने का। भ्रंश संकोणास्म की उपस्थिति भ्रंश का सूचक होती है, और वो कैसा दिखाई देता है वो आपको इस चित्र में दिखाया गया है। एंगुलर फ्रेगमेंट्स और इसके चारों तरफ जो मैट्रिक्स है, सीमेंटेड मटेरियल है, वो उसको बाइंड करके इसको बॉन्डिंग में लेकर ब्रेक्सिया के रूप में, चट्टान के रूप में नज़र आती है। इसी तरह से फॉल्ट प्लेन पर सिलिकन साइट्स यानी संलक्षण पार्श्व नज़र आते हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं यहाँ ये फॉल्ट प्लेन के अलोंग यहाँ पर ये संलक्षण पार्श्व सिलिकन साइट्स बन जाते हैं, खरोंच की तरह। कोई खरोंच जिस पे मारते हैं तो वो खरोंच की जो धारियाँ होती है, स्ट्रिएशंस, वो यहाँ इसमें फॉल्ट प्लेन पे दिखाई देती है। तो ये अगर फॉल्ट प्लेन पर यानी भ्रंश तल पर शस्त्रों के विस्थापन होने से घर्षण के परिणाम स्वरूप चिकना एवं रेखांकन युक्त तल निर्मित हो जाता है, इन्हें संलक्षण पार्श्व कहते हैं। और इन लक्षणों की उपस्थिति से भ्रंश की उपस्थिति का पता लगता है।
तो ये इस तरह से जो खरोचें या स्ट्रिएशंस जो फॉल्ट प्लेन के अलॉन्ग बनती है उसको हम सिलिकॉन साइट्स बोलते हैं। और जब इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स हमको फील्ड में दिखते हैं फॉल्ट प्लेन के अलॉन्ग तो वो फॉल्ट को इंगित करते हैं। इसी तरह से फॉल्ट प्लेन के अलॉन्ग ही माइलोनाइट बनती है। माइलोनाइट इज सम सॉर्ट ऑफ रॉक। यह भी ब्रेक्सिया यानी संकणाश्म की बात ही होती है, परंतु इसमें सेल के टुकड़े इतने छोटे होते हैं कि उन्हें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखा जा सकता है। अर्थात माइलोनाइट में सूक्ष्म कोणीय टुकड़े होते हैं। यह ब्रंशतल पर शस्त्रों के विस्थापन के कारण हुए घर्षण से सेलों के बहुत अधिक सूक्ष्म टुकड़ों में टूट जाने के फलस्वरूप निर्मित होते हैं। सेलों के बारीक टूटे कणों को फिर से सीमेंटीकरण हो जाता है और माइलोनाइट ब्रंशतल पर पाए जाते हैं। तो माइलोनाइट और ब्रेक्सिया में सिर्फ डिफरेंस ये है कि ब्रेक्सिया में ये मेगास्कोपिक उसमें ग्रेन्स होते हैं, जबकि माइलोनाइट में घर्षण इतना तेज होता है कि वो जो कण हैं वो इतने सूक्ष्म हो जाते हैं, होते कोणीय हैं, एंगुलर होते हैं, एंगुलर फ्रेगमेंट्स होते हैं, बट दे आर सो टीनी और सो स्मॉल इन साइज दैट दे कैन बी ऑब्जर्व ओनली अंडर माइक्रोस्कोप। तो इस प्रकार की जो सूक्ष्म कोणीय जो टुकड़े हैं उनका सीमेंटीकरण हो जाए तो वो जो चट्टान बनती है उसको माइलोनाइट बोलते हैं। और माइलोनाइट फॉल्ट प्लेन के अलॉन्ग निर्मित होती है। फॉल्टिंग की प्रोसेस के साथ एसोसिएटेड बनने वाली ये चट्टान अगर कहीं पाई जाती है तो वो संकेत करती है कि उस क्षेत्र में वहाँ फॉल्ट है और उस क्षेत्र में फॉल्टिंग हुआ है। फॉल्ट प्लेन के अलॉन्ग मर्दलेप यानी गॉज वो भी संकेत करता है फॉल्ट होने का या फॉल्टिंग उस एरिया में होने की। मर्दलेप क्या होता है? फॉल्ट प्लेन पर संचलन के कारण हुए घर्षण से संस्तर टूटकर मिट्टी की भांति बहुत बारीक हो जाते हैं, इसे मर्दलेप कहते हैं। मर्दलेप की उपस्थिति से भ्रंश की उपस्थिति समझी जाती है और मर्दलेप भ्रंशतल पर पाए जाते हैं। वहाँ हमने ब्रेक्सिया में और माइलोनाइट में देखा कि क्रशिंग होता है, मेगास्कोपिक या माइक्रोस्कोपिक एंगुलर फ्रेगमेंट्स होते हैं, वो वापस सीमेंटीकरण के कारण वो रॉक में तब्दील हो जाते हैं, तब उन्हें फॉल्ट ब्रेक्सिया या माइलोनाइट कहते हैं। वो चट्टानें संकेत करती है फॉल्ट प्लेन के अलॉन्ग फॉल्टिंग का और फॉल्ट का। लेकिन जब फॉल्ट प्लेन के अलॉन्ग संचलन या मूवमेंट के कारण घर्षण से संस्तर टूटकर मिट्टी की भांति बिल्कुल महीन हो जाते हैं, बहुत बारीक हो जाते हैं, तो उसे हम गॉज बोलते हैं और मर्दलेप बोलते हैं। तो ये जो गॉज या मर्दलेप जो है वो अगर फॉल्ट प्लेन के अलॉन्ग मिलता है तो वो फॉल्टिंग का और उस क्षेत्र में फॉल्ट होने का संकेत करते हैं। इसी तरह से फॉल्ट प्लेन के अलॉन्ग जो ब्लॉक मूवमेंट के कारण कुछ स्पेस डेवलप होता है, उसमें अगर सिलिका हो या कोई मिनरल हो, उनका मिनरलाइजेशन हो जाए या सिलिफिकेशन हो जाए, तो वो सिलिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन ऑल्सो रिफ्लेक्ट दैट देयर इज फॉल्टिंग इन दैट पर्टिकुलर एरिया और वो फॉल्ट होने के संकेत करते हैं। तो सिलिकी भवन एवं खनिजी भवन शस्त्रों के विभंग तल यानी फ्रैक्चर प्लेन पर हुए विस्थापन को भ्रंश कहते हैं। ऐसे विभंग पृथ्वी के अंदर बहुत गहराई तक पाए जाते हैं। इन विभंगों द्वारा खनिज या सिलिका द्रव अवस्था में ऊपर आ जाता है और भ्रंशतल पर निक्षेपित हो जाता है। कभी कभी भ्रंशतल पर घर्षण के कारण स्तनीय रूप में इतना ताप निर्मित हो जाता है कि भ्रंशतल के सेल पिघल जाते हैं तथा उन पर सिलिका जम जाता है। इस क्रिया को सिलिकी भवन कहते हैं और भ्रंशतल पर खनिजों के जमने की क्रिया को खनिजी भवन कहते हैं। तो कई बार जब डीप सीटेड फॉल्टिंग प्रोसेस होता है तो नीचे से खनिज लिक्विड स्टेट में या सिलिका ऊपर आकर डिपॉजिट हो जाते हैं, या भ्रंशतल पर ड्यू टू हाई टेम्परेचर जो एग्जिस्टिंग रॉक्स हैं वो मेल्टेड हो जाती है और उसमें से सिलिका जो है वो डिपॉजिट हो जाती है। तो ये जो सिलिफिकेशन और मिनरलाइजेशन ये फॉल्ट प्लेन के अलॉन्ग अगर आपको वहाँ उस एरिया में नज़र आती है तो वो फॉल्ट प्लेन का संकेत करता है कि उस क्षेत्र में फॉल्ट है और फॉल्टिंग की वजह से ये फॉल्ट बना है। तो सिलिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन बोथ suggests that in that particular area there may be chances of faulting and we cannot see fault in direct observation, but due to silification and mineralization we can assume that
that particular area may have faulting in that place. इसी प्रकार अब जो अगला करेक्टर है वो है भू आकृतिक लक्षण यानी फिजियोग्राफिक फीचर्स. देयर आर सम फिजियोग्राफिक फीचर्स which also reflect that in their presence they may show that in that particular area faulting may be occurred. भू आकृतिक लक्षण के आधार पर भ्रंश की उपस्थिति ज्ञात की जा सकती है. ऐसे लक्षण एरियल फोटोग्राफ या आकाशीय फोटो, भूवैज्ञानिक मानचित्र यानी जियोलॉजिकल मैप या स्थल यानी इन द फील्ड देखे जा सकते हैं. इनमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट है उनमें सबसे पहले है कगार यानी एस्कारपमेंट्स. स्थल पर खड़ी ढाल वाली पहाड़ियाँ कगार कहलाती है. एकदम स्टीप जिनकी इंक्लिनेशन होती है और बिल्कुल खड़ी ढाल वाली ऐसी पहाड़ जो चट्टानें युक्त पहाड़ियाँ जो होती हैं उनको हम एस्कारपमेंट या कगार बोलते हैं. तो ये भ्रंश कगार या फॉल्ट स्क्रैप. भ्रंश तल पर शैलों के विस्थापन होने से भ्रंश के अवपात पार्श्व वाला भाग यानी डाउन थ्रो साइड वाला भाग नीचे चला जाता है. इस प्रकार यदि ऊर्ध्वपात वाला पार्श्व अपरदन से अप्रभावित रहे तो भ्रंश कगार निर्मित हो जाता है. भ्रंश कगार द्वारा भ्रंश की उपस्थिति ज्ञात की जा सकती है. तो इस प्रकार के एस्कारपमेंट से जब डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक्स इस प्रकार से हो कि ऊर्ध्वपात वाला पार्श्व अपरदन से अप्रभावित रहे जबकि अवपात पार्श्व वाला भाग नीचे चला जाए, तो इस कंडीशंस में वहाँ पर जो स्कार्प बनता है या फॉल्ट स्कार्प जो बनता है वो उस क्षेत्र में फॉल्टिंग का संकेत करते हैं. नीचे यहाँ चित्र में आप देख सकते हैं कि एक साइड में तो इरोजन हो गया और एक अपरदन से अप्रभावित रहा, तो सीधी खड़ी डाल हो गई और इस सीधी खड़ी डाल को हम कगार बोलते हैं या स्क्रैप बोलते हैं. और ये स्कार्प जो है इसको फॉल्ट स्कार्प के रूप में डिफाइन किया जाता है. इसी तरह से भ्रंश रेखा कगार या फॉल्ट लाइन स्क्रैप. फॉल्ट लाइन स्कार्प क्या है? भ्रंश के एक ही और यदि अधिक अपरेदन हो जाए तथा दूसरी ओर संस्तर ऊंचाई पर रहे. दो ब्लॉक में से दूसरा एक ब्लॉक ऐसा है जिनमें इरोजन हो गया और दूसरा जो है पार्ट वो ऊंचाई पर खड़ा रह गया यानी उसमें अपरदन नहीं हुआ, तो इस प्रकार निर्मित कगार को भ्रंश रेखा कगार कहते हैं. भ्रंश कगार के द्वारा भ्रंश की उपस्थिति ज्ञात की जा सकती है. भ्रंश कगार तथा भ्रंश रेखा कगार के साथ यदि भ्रंश के अन्य लक्षण भी उपस्थित हो तो भ्रंश की उपस्थिति को निष्कर्ष निकाला जा सकता है. दूसरे अन्य क्या हैं जो अभी हमने पहले पढ़े? फॉल्ट ब्रेक्सिया हो सकता है, माइलोनाइट हो सकता है, सिलिकॉन साइट्स हो सकते हैं. तो इनके साथ यदि ये जो फिजियोग्राफी फीचर है स्क्रैप या कगार वो नज़र आते हैं, जैसा कि यहाँ नीचे चित्र में दिखाया गया है ये यहाँ पर. तो ये भ्रंश रेखा कगार और भ्रंश कगार चूँकि दो ब्लॉक मूवमेंट में एक का अपरदन हो गया दूसरा अपरदन से अप्रभावित रहा, तो खड़ी ढाल वाले इस प्रकार के कगार जो हैं वो और उनके आसपास दूसरी और सहायक फीचर्स जैसे ब्रेक्सिया, माइलोनाइट्स, सिलिकॉन साइट्स इस प्रकार के फीचर्स और एसोसिएटेड मिलते हैं, तो वो संकेत करते हैं कि उस क्षेत्र में फॉल्ट हो सकता है या फॉल्टिंग हुआ है. अब दूसरा जो है फिजियोग्राफिक फीचर्स में झरनों की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ स्प्रिंग्स. भ्रंश तल पर एक ही रेखा में कई झरने पाए जा सकते हैं. ऐसे झरने निर्मित होने का कारण यह है कि भ्रंश तल कमजोर तल होता है और उनसे भूमिगत जल झरने के रूप में बाहर निकलता है. तो ये झरने क्या होते हैं? एक पर्टिकुलर ऐसी प्लेस जहाँ पर फॉल्ट प्लेन है और फॉल्ट प्लेन के अलॉन्ग एकदम से ग्राउंड वाटर एक्सपोज होके नीचे गिरने पड़ता है. तो वो चूँकि फॉल्ट प्लेन जो है वो प्लेन ऑफ वीकनेस होते हैं और वहाँ अगर एक्सपोजर हो गया और ग्राउंड वाटर का लेवल उस तक है तो वो फिर वहाँ स्प्रिंग्स के रूप में आपको नज़र आते हैं. तो इस प्रकार झरनों की उपस्थिति उस क्षेत्र में वहाँ फॉल्ट प्लेन के अलॉन्ग स्प्रिंग्स होने संकेत करता है कि वहाँ उस क्षेत्र में फॉल्टिंग हुआ है और निश्चित रूप से फॉल्ट वहाँ उस क्षेत्र में मौजूद है. इसी तरह से फिजियोग्राफिक फीचर्स में जो अगला पॉइंट है वो है स्ट्रीम पैटर्न, सरिता विन्यास. नदियों का ओरिएंटेशन कैसा है?
तो भ्रंश तल कमजोर तल होता है और जिस पर सरिता आसानी से प्रवाहित हो सकती है, अतः भ्रंश सरिता के प्रवाहित होने के मार्ग पर उपस्थित हो सकता है। भ्रंशन के कारण सरिता का मार्ग परिवर्तित हो सकता है, अतः ऐसी सरिताओं के परिवर्तित मार्ग का अध्ययन करके भ्रंश की उपस्थिति निश्चित की जा सकती है। तो यहाँ ये समझाया गया है फॉल्ट प्लेन जो कि प्लेन ऑफ वीकनेस होता है, जिसके ऊपर सरिता फ्लो करती है, यानी रिवर फ्लो करती है, छोटी नदी, और ये भ्रंश सरिता के प्रवाहित होने के मार्ग पर उपस्थित भी हो सकता है। जिस फ्लो डायरेक्शन ऑफ द जो रिवर है उसके अलॉन्ग ये फॉल्ट प्लेन हो सकता है। और भ्रंशन के कारण अगर उस क्षेत्र में फॉल्टिंग हुआ है तो फॉल्ट प्लेन के कारण ब्लॉक मूवमेंट्स के साथ सरिता भी अपना मार्ग भी परिवर्तित कर लेती है। तो इस प्रकार से अगर एब्रप्ट चेंज ऑफ फ्लो पैटर्न अगर हमको नज़र आता है तो दैट कुड ऑल्सो बी ए सिग्नेचर ऑफ फॉल्टिंग इन दैट पर्टिकुलर एरिया। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि ये ऐसे फीचर्स हैं या ऐसे करैक्टर्स हैं जिसके आधार पर सीधा ऑब्जर्वेशन तो है ही सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फीचर्स, लेकिन अगर सीधा ऑब्जर्वेशन में भी नहीं दिखता है तो जियोलॉजिकल मैप्स में या फिर ये जो एसोसिएटेड फीचर्स हैं इनके माध्यम से हम उस क्षेत्र में फॉल्ट की पहचान कर सकते हैं। और किसी भी क्षेत्र में अगर ये फॉल्टिंग है तो ये निश्चित रूप से मान के चलिए कि वो सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में इस प्रकार के फॉल्टेड जो एक्टिविटी है, फॉल्ट्स अगर वहाँ हैं तो वो किसी सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट को निश्चित रूप से डैमेज कर सकते हैं। तो इस प्रकार के जब बड़े इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें अगर उस क्षेत्र में अगर हमने फॉल्ट को नज़रअंदाज कर दिया और हमारी नज़र में नहीं आया और हमसे चूक हो गई तो वो उस सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स की मेरिट को प्रभावित कर सकता है। इसलिए फॉल्ट को रिकॉग्नाइज करना बहुत महत्वपूर्ण है। और एज ए जियोलॉजिस्ट जब हम किताबों में भ्रंश को पढ़ लेते हैं, फॉल्ट्स को समझ लेते हैं, देख लेते हैं, लेकिन फील्ड में उनको देखना पहचानना बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इस व्याख्यान में हमने ये आपको समझाने का प्रयास किया कि किताबों में पढ़ा हुआ फॉल्ट फील्ड में आपको कैसे रिकॉग्नाइज करना है, क्योंकि अगर हमने उसको रिकॉग्नाइज करने में भूल कर दी और हमसे अगर चूक हो गई तो उस क्षेत्र में कोई भी सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स उसको वो सीधा प्रभावित कर सकता है। तो ये इस प्रेजेंटेशन के दौरान इसमें कुछ फ़ोटोग्राफ जो आपको समझाने के लिए काम में लिए गए वो इंटरनेट से यूज़ किए गए, क्योंकि ये बिल्कुल एकेडमिक इंटरेस्ट का है, विद्यार्थियों को समझाने के लिए है, तो उनको ड्यू थैंक्स कहते हुए उनका इसमें यहाँ इस्तेमाल किया गया। आपको इसी टॉपिक का PDF कन्वर्ट करके आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जो क्लास वाइज बना रखे हैं उनमें इनको साझा किया जाएगा। इस प्रेजेंटेशन को देखें, सुने, पढ़ें, समझें और जो PDF दी गई है उससे आप अपने नोट्स भी तैयार करें। और इस व्याख्यान से संबंधित जो असाइनमेंट आपको दिया जा रहा है, रोज़ आपको असाइनमेंट दिया जाता है, आप उन असाइनमेंट के दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखें, नोट्स बनाएं और हमें भी प्रेषित करें। और महाविद्यालय के YouTube चैनल पर बागड़ कॉलेज डीडवाना के जो YouTube चैनल है उस पर ये व्याख्यान जो अपलोड किया जा रहा है उसको देखें, सुनें और समझें और घर बैठे अपनी पढ़ाई को अनवरत जारी रखें।